नमस्ते। आज हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे। पहला, व्यापार के लिए उत्पादों या सेवाओं का चयन करना, जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और दूसरा, व्यापार के लिए ग्राहकों के बीच संवाद या संदेश तैयार करना, जिसको आप कम्युनिकेटिंग टू कस्टमर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पहले विषय पर शुरू करते हैं, व्यापार के लिए उत्पादों या सेवाओं का चयन करना। और सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इस विषय पर गौर से सोचने की जरूरत क्यों है, इससे क्या फर्क पड़ता है, यदि कुछ फर्क पड़ता भी है तो इस बात को समझने के लिए पहले हम एक और प्रश्न पूछेंगे आपसे। तो आप बस इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई व्यापार या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के व्यापार में बदलाव आया है और उन्होंने किसी कारणवश पहले से अलग उत्पाद या सेवा बेचना शुरू किया है। कि पहले वे कुछ और बेचते थे और अब कुछ और बेचते हैं। इस परिवर्तन के पीछे क्या क्या कारण हैं और इस परिवर्तन के क्या क्या परिणाम हैं, इन दोनों विषयों पर आप खुद ही कुछ मिनटों के लिए सोचिए, तो शायद आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि व्यापार के लिए उत्पाद या सेवा का निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात का जवाब यहाँ भी है। तो एक व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि वह किस प्रकार के उत्पादों या सेवाओं को बेचता है। तो यदि आप व्यवसाय शुरू करने वाले हों, आपने अभी तक अपना व्यवसाय शुरू किया नहीं है पर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो इस निर्णय के बारे में बहुत ध्यान से सोचिए। इस विषय पर काफी चिंतन मनन कीजिए कि आप किस उत्पाद या सेवा को बेचेंगे और क्यों, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आप जो बेच रहे हैं उससे ये निश्चित होता है कि आपके ग्राहक कौन हैं, पुरुष, महिलाएं, व्यक्तिगत रूप से नहीं पर लोग अपनी कंपनियों के लिए कुछ खरीदने वाले हैं आपसे, दुकानें आपसे खरीदेंगी, कैंटीन आपसे खरीदेंगे, बच्चे खरीदेंगे, कौन खरीदेंगे। इससे ये भी निश्चित होता है कि जो आपके ग्राहक हैं वे आपसे किस मात्रा में, अर्थात कितना और साल में कितनी बार खरीदते हैं। तो थोक खरीदारी होती है या छोटी खरीदारी होती है। ग्राहक बार बार लौटते हैं आपसे दोबारा खरीदने या प्रतियोगी के पास चले जाते हैं। तीसरा, इससे बिक्री की कुल मात्रा और आपके व्यवसाय की लाभ या हानि पर भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए एक नए व्यवसाय के लिए शुरू में जो सभी निर्णय हैं उनमें से शायद सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यही है कि वे किस प्रकार के उत्पादों या सेवाओं को बनाकर बेचेंगे। इस निर्णय से और किस चीज पे प्रभाव पड़ता है, ये फैसले निम्न को भी प्रभावित करते हैं। लगातार लाभ कमाने की क्षमता। कुछ वस्तुएं या कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं कि केवल किसी मौसम में खरीदे जाते हैं, दूसरे मौसमों में नहीं खरीदे जाते हैं, कुछ फैशन से बाहर हो जाते हैं। तो आप कौन सा उत्पाद बेचेंगे, इससे ये भी निर्णित होगा
कि आप लगातार लाभ कमा पाओगे कि नहीं। दूसरा, व्यापार में रोजमर्रा के कार्य दक्षता के साथ कर पाने की क्षमता, कि जो रोजमर्रा की अनेक अनेक काम है उनको आप आसानी से कर पाओगे, सही तरीके से कर पाओगे या नहीं। तीसरा, व्यापार से नकद कमाने की क्षमता, क्योंकि अलग अलग तरह के पदार्थ प्रतियोगी मार्केट में वैसे भी बेच रहे हैं, बाजार में बिक रहे हैं अलग अलग प्रकार के पदार्थ, और प्रतियोगी कई बार उधार देते हैं। तो आप किस प्रकार का उत्पाद बेच रहे हो उससे भी शायद उसी प्रकार से वो उधार चाहेंगे। तो इससे आपकी नकद कमाने की क्षमता भी बदल सकती है। और ये व्यवसाय चलाने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत है, यह भी इस बात पर निर्भर है कि आप कौन सा उत्पाद बनाने वाले हो या कौन सी सेवा ग्राहकों को उपलब्ध करवाने वाले हो। इससे आपकी अचल संपत्ति मतलब फिक्स्ड एसेट्स और कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल दोनों रिक्वायरमेंट्स पे काफी फर्क पड़ सकता है। तो मुख्य बिंदु पहला, उत्पाद के निर्णय व्यापार की व्यवहारिकता निर्धारित करते हैं कि आपका व्यापार क्या लंबे अरसे तक चलेगा और लाभ बनाता रहेगा। मुख्य बिंदु दूसरा, इसलिए उत्पाद के निर्णय लेने से पहले एक व्यापार को कई चीजों के बारे में सोचनी पड़ती हैं। और अब आगे जाकर हम ये समझेंगे कि उत्पाद के निर्णय लेते समय हमें किन किन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि हम सही निर्णय ले सकें। इससे ये निर्णय जो है वो ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएगा और सफलता की उम्मीद ज्यादा होगी। तो किसी उत्पाद या सेवा का चयन करने के मापदंड, उत्पाद या सेवा का चयन इस प्रकार से होना चाहिए ताकि पहला, वे लक्ष्य ग्राहकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हों। अगर उत्पाद या सेवा लक्ष्य ग्राहकों की आवश्यक जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा तो फिर या तो ग्राहक इसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे या केवल कुछ ग्राहक खरीदेंगे, या जो खरीदेंगे वो केवल कम दाम में खरीदने को राजी होंगे। और इन तीनों परिस्थिति में आपकी आमदनी और लाभ दोनों घट जाएगी। इसलिए लक्ष्य ग्राहकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करना अनिवार्य है। दूसरा, हमेशा याद रखना चाहिए कि मार्केट में प्रतिद्वंदी तो हैं ही, तो उत्पाद या सेवा को लक्षित ग्राहकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ जरूरतों को पूरा करने में उत्पाद को प्रतिद्वंदी से बेहतर होना चाहिए। सभी जरूरतों को पूरा करने में बेहतर न हो सके ठीक है, पर कम से कम कुछ जरूरतों को पूरा करने में उत्पाद को प्रतिद्वंदी से बेहतर होना चाहिए। तभी ग्राहक प्रतिद्वंदी की बजाय आपके दुकान पर या आपके व्यवसाय से खरीदेंगे। व्यापार को ऐसे कुछ उत्पादों का निर्माण करने या खरीदने में सक्षम होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही बेसिक समझदारी वाली बात है कि जो आप उत्पाद बेचना चाहते हो उसे बनाने या खरीदने में आपको सक्षम होना चाहिए, नहीं तो आप अच्छी क्वालिटी का उत्पाद ग्राहक को दे ही नहीं सकेंगे। और चौथा, इससे व्यापार को साल दर साल नियमित तौर पर लाभ कमाने में सहायता मिलती है। इस प्रकार से उत्पाद या सेवा को चुनना चाहिए। तो ये 4 नियम हैं। अगर आप व्यवसाय शुरू कर रहे हो या आप अपने व्यवसाय को
अलग अलग उत्पाद बढ़ा के व्यवसाय को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हो, तो उत्पाद चुनने से पहले आप इन 4 पॉइंट्स पे थोड़ा सोचें, तो आपके व्यवसाय को फायदा होगा। अभी हमने बात की लाभप्रदता और कई समय तक लाभ बनाते रहने की। तो इस सब के बारे में आप निर्णय कैसे लेंगे? क्योंकि हमारा चौथा पॉइंट ये था कि उत्पाद या सेवा का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि इससे व्यापार को साल दर साल नियमित तौर पर लाभ कमाने में सहायता मिलती है। पर ये तो काफी बड़ा और जटिल सवाल है। इसको आप इस पॉइंट का जवाब या इस पॉइंट का हल आप कैसे ढूंढेंगे? तो इस बात के बारे में भी सोचने के लिए हमारे पास कुछ हिंट्स हैं। पहला, लाभप्रदता और वित्तीय व्यवहार्यता या प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में सोचने से पहले ये आवश्यक है कि हम पहले 2 प्रश्नों को समझें और उनका उत्तर दें। पहला, क्या बाजार में पर्याप्त संभावित ग्राहक हैं जो इस प्रकार का उत्पाद खरीदना चाहेंगे या इस प्रकार की सेवा के लिए पैसों का भुगतान करना चाहेंगे? हम इसे बाजार का आकार या मार्केट साइज भी कहते हैं, कि बाजार में संभावित ग्राहक कितने हैं। दूसरा प्रश्न, क्या मैं इन संभावित ग्राहकों में से इतनों को बेच सकता हूं कि ये व्यवसाय करने लायक हो, मेरे को मेरा वांछित लाभ मिले? तो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि बाजार में संभावित ग्राहक कितने हैं और फिर सोचना पड़ेगा कि उनमें से कितने शायद मेरे व्यवसाय से खरीदेंगे। अभी हम कुछ उदाहरणों के साथ इसी विषय में थोड़ा और चर्चा करते हैं। बाजार का आकार उन ग्राहकों की संख्या को दर्शाता है जो संभवतः हमारे व्यवसाय के उत्पाद या सेवा को खरीद सकते हैं। बाजार का आकार एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ग्राहकों की एक यथार्थवादी संख्या तक सीमित होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए हम किसी गांव या शहर में व्यवसाय खोल रहे हो, तो हमें ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि पूरे राज्य के सभी लोग हमारे व्यवसाय से खरीदेंगे। हमें इसमें समझदारी से बाजार के आकार के बारे में सोचना चाहिए कि ये यथार्थ में होगा भी कि नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए नमिता ने एक ब्यूटी पार्लर खोला है अपने घर के एक कमरे में। वो महिलाओं के लिए हेयर कट, आईब्रोज, मेकअप वगैरह करती हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर वगैरह। अभी नमिता जानना चाहती हैं कि बाजार का आकार क्या होगा। नमिता के लिए बाजार का आकार क्या है? उन सभी लोगों की संख्या जो शायद उसके ब्यूटी पार्लर पर आएंगे। अभी नमिता को यह भी मालूम है कि आसपास के गांव थोड़ी दूरी पर हैं और वहां भी ब्यूटी पार्लर हैं। तो आसपास के गांव की महिलाएं तो नमिता के ब्यूटी पार्लर पे नहीं आएंगी, ये संभावित नहीं है। तो नमिता समझ लेती हैं कि बाजार का आकार उतनी महिलाएं हैं जो उसके गांव में रहती हैं। तो मान लीजिए कि नमिता के गांव में 1200
व्यक्ति हैं, जिनमें से 600 महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल भी करती हैं। तो बाजार का आकार तब 600 है नमिता के लिए। अभी ये बताइए, बाजार का आकार 600 है, इस गांव में 600 महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करती हैं। पर क्या नमिता ये उम्मीद रख सकती हैं कि सभी महिलाएं उसके ब्यूटी पार्लर पर आएंगी? क्या ये हो सकता है ऐसे? अभी थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। अभी हम बाजार के आकार के बारे में थोड़ा और समझते हैं। अभी बाजार का आकार, ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस नंबर का इस्तेमाल करते हुए आपको ये अनुमान हो सकता है कि इसी प्रकार के जितने भी व्यवसाय हैं इस गांव में, उन सबको मिलाकर ज्यादा से ज्यादा कितना धन कमाया जा सकता है या कितनी आमदनी हो सकती है। तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके व्यवसाय के लिए वही पूर्ण मार्केट का रेवेन्यू है। तो नमिता के ब्यूटी पार्लर के लिए हमने गणना की कि बाजार का आकार या मार्केट साइज 600 था। 600 महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर जाती हैं। अभी मान लीजिए हमको ये भी मालूम पड़ गया, हमने थोड़ी जांच पड़ताल की, हमको ये भी मालूम पड़ गया कि एक महिला औसतन हर महीने ब्यूटी पार्लर सेवाओं पर 10 रुपए खर्च करती हैं। तो बाजार के आकार का धन मान क्या हुआ? 600 महिलाएं, हर महिला 10 रुपए खर्च करती है, तो 600 गुना 10, 600 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब हर महीने 6000 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस गांव में या इस गांव में ब्यूटी पार्लर पर हर महीने 6000 रुपए खर्च किए जाते हैं इन 600 महिलाओं के द्वारा। अब नमिता के लिए प्रश्न होगा कि इन 6000 रुपयों में से मेरे व्यवसाय को क्या हिस्सा मिल सकता है अगर मैं ब्यूटी पार्लर खोलती हूं, और क्या ये मेरे लिए काफी है? अगर ये काफी होगा तो फिर नमिता को ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए, नहीं तो उसको किसी अलग सेवा या उत्पाद के बारे में सोचना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो हमने इस उदाहरण में कह दिया कि एक महिला औसतन हर महीने 10 रुपए खर्च करती है, पर वास्तव में ये अलग अलग तरह से खर्च किया जाता है। विभिन्न ग्राहक अलग अलग अंतराल और अलग अलग मात्रा में उत्पाद या सेवा खरीदते हैं। कुछ दैनिक खरीदते हैं, कुछ साप्ताहिक, कुछ मासिक वगैरह। इसलिए हमें सोचना पड़ता है कि ग्राहक औसतन हर महीने कितना खरीदते हैं। इसलिए हमें एवरेज सोचना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग ग्राहक अलग अलग रुपए, अलग अलग तरह की सेवा का प्रयोग करते हैं। नमिता के ब्यूटी पार्लर से या दूसरे ब्यूटी पार्लर से अलग अलग रकम खर्च करते हैं, तो हमें एवरेज क्या है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है। तो बाजार के आकार गुना एक अवधि में खरीदारी की संख्या
और प्रत्येक खरीद में खर्च किए गए औसत धन से फिर हमें बाजार के आकार का धन मूल्य प्राप्त होता है, या इसको मनी वैल्यू ऑफ मार्केट साइज भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखते हैं, पर इससे पहले इस प्रश्न को याद रखिए, हम इस पर लौट के आएंगे कि अगर नमिता के ब्यूटी पार्लर के लिए बाजार का धन मूल्य 6,000 रुपए है, तो इसमें से कितना नमिता को मिल सकता है। इसके बारे में आप कुछ क्षणों के लिए सोचिए, वीडियो पॉज करके, फिर हम दूसरे उदाहरण पे जाते हैं। अच्छा, दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। रामू एक चाय की दुकान खोलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के एक गांव में। इसका नाम ये टेस्टी चाय की दुकान रखना चाहते हैं। चाय की दुकान पर चाय, कॉफी, लस्सी, नमकीन और बिस्कुट बेचे जाएंगे। अभी रामू को भी बाजार के आकार का अनुमान लगाना है और बाजार के धन मूल्य का अनुमान लगाना चाहता है। वो भी दुकान शुरू करने की सोच रहा है, तो शुरू करने से पहले वो भी समझना चाहता है कि क्या उसने सही प्रकार के व्यवसाय का निश्चय लिया है या उसको किसी अलग व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले उसे समझना है कि इस क्षेत्र में संभावित ग्राहक कितने हैं जो चाय शायद खरीदेंगे। तो मान लें कि इस गांव में 1,000 निवासियों के साथ 150 घर हैं। तो 150 घरों में 1,000 निवासी रहते हैं, जिनमें से 700 व्यक्ति गांव में चाय की दुकानों से सामान खरीदते हैं। तो बाजार का आकार क्या हुआ? 700, क्योंकि 700 व्यक्ति अलग अलग चाय की दुकानों से कुछ न कुछ खरीदते हैं। हमें यह भी बताया गया है कि इन 700 में से 500 वयस्क हैं और 200 बच्चे। पर बाजार, क्योंकि बच्चे भी चाय की दुकान से कुछ न कुछ खरीदते हैं, इसलिए हम बाजार के आकार में उनको भी गिनेंगे। तो बाजार का आकार हुआ 700। अब हमें बाजार के आकार का धन मूल्य क्या है, इस बात का अनुमान लगाना है। अब रामू थोड़ी सी जांच पड़ताल करता है और उसको पता चलता है कि प्रत्येक वयस्क एक महीने में चाय की दुकान से 50 रुपए खर्च करता है, जबकि प्रत्येक बच्चा एक महीने में 10 रुपए खर्च करेगा। तो बाजार, कुल मिला के बाजार के आकार का धन मान क्या हुआ? 500 वयस्क गुना 50 रुपए, क्योंकि हर वयस्क औसत 50 रुपए खर्च करता है। इसको जोड़ा उस मूल्य से जो बच्चे खर्च करते हैं, तो 200 बच्चे और हर बच्चा औसत 10 रुपए खर्च करता है। तो अगर आप ये मैथ गणित करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ₹27,000। तो बाजार के आकार का धन मूल्य है ₹27,000। अभी जो हमने प्रश्न पूछा था आपसे कुछ देर पहले, जब हम नमिता के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो रामू के बिजनेस के बारे में भी पूछा जा सकता है कि 27,000 रुपीज बाजार के आकार का धन मूल्य है। लेकिन क्या रामू मान सकता है कि ये पूरा 27,000 रुपीज उसी के व्यवसाय को मिलेगा, या क्या ये मान सकता है कि वो 700 ग्राहक जो उस गांव में है वो केवल उसके चाय की दुकान से खरीदेंगे और प्रतियोगी के चाय की दुकान से नहीं खरीदेंगे?
तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये मानना अवास्तविक है कि किसी व्यवसाय की का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा। आप चाहे जो उत्पाद या सेवा बनाते हो, प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी हमेशा रहते हैं। इसलिए हमें यह नहीं मानना चाहिए कि बाजार के आकार का पूरा पैसा हमारे व्यवसाय को मिलेगा और वो सारे ग्राहक हमारे ही व्यवसाय से खरीदेंगे। हमारे प्रतिस्पर्धी भी उसी ग्राहक को पाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपने जब बाजार के आकार का धन मूल्य ढूंढ लिया तो आपको इस बात का अनुमान करना पड़ेगा कि उसका कितना हिस्सा आप हासिल करने में सक्षम होंगे और इसको हम मार्केट शेयर कहते हैं। साधारण हिंदी में मार्केट शेयर क्या है कि इस उत्पाद या सेवा की जो कुल बिक्री है उसका क्या हिस्सा आपको मिल सकता है आपके व्यवसाय को। तो मुख्य बिंदु यह है कि व्यवसाय शुरू करने से पहले हमारे उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार की आकार का गणना करना और उसमें हमारे मार्केट शेयर का वास्तविक अनुमान लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी वापस नमिता के ब्यूटी पार्लर पर आते हैं उसी उदाहरण पे। तो यहाँ पे इस गांव में 600 महिलाएं थी जो ब्यूटी पार्लर का इस्तेमाल करती हैं। हर महिला औसतन हर महीने ब्यूटी पार्लर सेवाओं पर 10 रुपए खर्च करती हैं। तो हमने कहा बाजार का आकार 600 है और हमने गणित करके ये भी ढूंढ निकाला कि बाजार के आकार का धन मूल्य हर महीने 6000 रुपए है। अब मान लें कि गांव में पहले से ही 2 मौजूदा ब्यूटी पार्लर हैं, तो क्या इन 600 महिलाओं में से सभी महिलाएं नमिता के ब्यूटी पार्लर को जाएंगी या केवल कुछ ही नमिता के ब्यूटी पार्लर पे आएंगी? तो नमिता के लिए ये अनुमान लगाना और समझदारी से ये अनुमान लगाना बहुत जरूरी है कि 600 में से कितनी महिलाएं उसके दुकान पर आएंगी। तो यही प्रश्न है कि नए सौंदर्य व्यवसाय को अपना मार्केट शेयर क्या मानना चाहिए कि इन 600 महिलाओं में से कितनी उसके पास आएंगी। तो एक नया ब्यूटी पार्लर या कोई भी नया व्यवसाय शुरू करते समय मालिक को यह मान लेना चाहिए कि ग्राहकों की संख्या बढ़ने में समय लगेगा। हो सकता है एक साल में व्यवसाय में 120 ग्राहक होंगे और 2 साल के समय बाद ये 200 ग्राहक तक बढ़ जाएंगे अगर व्यवसाय उनको अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद या सेवा दे। वरना जो 120 ग्राहक हैं वो घट के 50-60 भी हो सकते हैं। तो अगर एक साल के अंत में 120 ग्राहक आने लगे हैं नमिता के बिजनेस पर, नमिता के ब्यूटी पार्लर पर, तो मार्केट शेयर क्या होगा? 120 बटा 600, 20%। मतलब नमिता को इस पूरे मार्केट में संभावित ग्राहकों में से 20% ग्राहक पसंद करते हैं, या मार्केट में जितने ग्राहक हैं उनमें से 20% नमिता के व्यवसाय को प्राप्त हो गए हैं। उसी तरह से दूसरे वर्ष के अंत में नमिता के बिजनेस का मार्केट शेयर क्या होगा? पूरे बाजार में 600 ग्राहक हैं, गांव में 600 महिलाएं हैं जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, 200 नमिता के बिजनेस या नमिता के ब्यूटी पार्लर पे आने लगी हैं, तो मार्केट शेयर हुआ 200 बटा 600 अर्थात 33%। तो मार्केट शेयर
आसान तरह से याद रखना है तो बस यही है कि पूरे मार्केट में से जितने संभावित ग्राहक हैं इस प्रकार के उत्पाद के लिए, उनमें से कितने प्रतिशत ग्राहक आपके व्यवसाय से खरीदेंगे। अच्छा, अभी आपके लिए 2 प्रश्न हैं। पहला, इन मार्केट शेयर के आंकड़ों में कितनी बिक्री की संभावना दिखती है? तो ये सब हम गणित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे नमिता समझ सकती है कि उसके बिजनेस को हर साल कितनी आमदनी हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहले साल मार्केट शेयर था 20%। अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने बाजार का मासिक धन मूल्य 6,000 रुपए बताया था। अभी अगर नमिता को उसमें से 20% मिलेगा तो मतलब नमिता को हर महीने 20 गुणा 6,000 बटा 100 मतलब 1,200 रुपए मिलेंगे। उतनी आमदनी होने की संभावना है। फिर नमिता ये निर्णय ले सकती है कि इतनी आमदनी से वो खुश है कि नहीं और ये व्यवसाय वो शुरू करे या नहीं। तो ये प्रश्न फिर नमिता को इसके बारे में सोचना है। तो उसी तरह से मान लीजिए आप नमिता हैं, तो यदि आप व्यवसाय के स्वामी होते तो क्या आप इस नए ब्यूटी पार्लर व्यवसाय को शुरू करते, जिसमें हमने अभी देखा कि 1,200 रुपए की कमाई हो सकती है। अभी वही कैलकुलेशन हम रामू की टेस्टी टी शॉप के लिए भी करते हैं। रामू ने जिस गांव में चाय की दुकान खोली थी वहां पे 700 व्यक्ति हैं जो दुकानों से चाय का सामान खरीदते हैं। तो बाजार का आकार 700 है। प्रत्येक वयस्क 1 महीने में चाय की दुकान में 50 रुपए खर्च करेगा, जबकि प्रत्येक बच्चा 1 महीने में 10 रुपए खर्च करेगा। तो बाजार के आकार का धन मूल्य भी हमने 27,000 रुपीज बताया। तो अगर गांव में पहले से ही 6 चाय की दुकानें हैं तो क्या आप गांव में 7वीं चाय की दुकान खोलेंगे? इस पे आप थोड़ा सा सोचिए। इसी प्रकार के प्रश्न बिजनेस में, व्यवसाय में हमेशा इनके बारे में सोचना पड़ता है। और आपको किस प्रकार से सोचना है कि इस बाजार के आकार का धन मूल्य 27,000 रुपीज है, 6 चाय की दुकानें पहले से ही हैं, तो मेरा मार्केट शेयर कितना प्रतिशत हो सकता है? जो 700 लोग खरीदते हैं उनमें से कितने लोग मुझसे, मेरे व्यवसाय से खरीदेंगे? और फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके व्यवसाय को हर महीने लगभग कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप उस आमदनी से खुश हैं तो शायद आप शुरू कर सकते हैं, वरना नहीं। और दूसरी बात, मार्केट शेयर का जब आप अनुमान करते हैं तो हमेशा समझदारी के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि 3-4 अगर प्रतियोगी हैं लेकिन जितने संभावित ग्राहक हैं उनमें से 50% मुझसे खरीदने लगेंगे पहले महीने में ही या पहले साल में ही। व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है। शुरू में 10 या 20% लोग भी आपसे खरीदने लगे तो वो भी बहुत अच्छा परिणाम है। तो मार्केट शेयर का अनुमान लगाते हुए और आपके व्यवसाय का
कितनी आमदनी हो सकती है, ये कैलकुलेट करते हुए आपको समझदारी से आंकड़े करने हैं। अभी एक और नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्टता या भिन्नता। तो जब विभिन्न व्यवसाय एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो व्यवसाय के लिए अपने उत्पादों या सेवाओं को अपने प्रतिस्पर्धियों से भिन्न या विशिष्ट दिखाना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ भिन्नता या विशिष्टता एक व्यवसाय की मदद करता है। मतलब ये बेसिकली उत्पाद या विशिष्टता एक उत्पाद में पेश किया गया अंतर है जो इसे ग्राहकों के लिए अधिक वांछनीय या आकर्षक बनाता है। तो आपको किसी तरह से अपना उत्पाद प्रतियोगियों से विभिन्न दिखाना है और इस प्रकार से विभिन्न कि वो विभिन्नता ग्राहक को आकर्षित करें। ये अलग अलग तरह से हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह अब छोटे छोटे पैक्स में आते हैं ताकि वो हर किसी के बजट में फिट हो जाएं। उसी प्रकार से विभिन्नता या विशिष्टता सेवाओं पर भी लागू हो सकती है। हर प्रकार के व्यवसाय में प्रतियोगी से बेहतर दिखाने के लिए और ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उत्पाद या सेवा में विभिन्नता या विशिष्टता दिखाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कोई वड़ा पाव, समोसे, नूडल्स ऐसे स्नैक्स बेचते हो उस क्षेत्र में जहाँ पे आजू बाजू में ऑफिसेज हैं और कॉलेज भी है, तो वो अपने व्यापार में विभिन्नता या विशिष्टता कैसे ला सकते हैं? कई तरीके हैं। एक हो सकता है कि वो हमेशा ध्यान रखे कि जो ऑफिस वाले लोग उनके दुकान पे आते हैं उनको फटाफट खाने का सामान दे दें, क्योंकि ऑफिस वालों के पास ज्यादा वक्त होता नहीं, उनको फटाफट खा के वापस ऑफिस जाना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आसपास जितने भी ऐसी दुकानें हैं, अगर उनमें से कोई भी ऑफिस में डिलीवर नहीं कर सकता है तो व्यवसाय के मालिक ये भी सोच सकते हैं कि एक और किसी को काम पे रख लें जो ऑफिस वालों को ऑफिस में ही जाकर सामान दे दे। कॉलेज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए शायद ऐसा कर सकते हैं कि उनको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि कॉलेज वाले बच्चों के पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। तो अलग अलग तरह से अपने उत्पाद में विशिष्टता लाई जा सकती है। या आप आसपास की दुकानों से ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाएं, कुछ ऐसे पदार्थ रखें जो बाकी के दुकानों में नहीं है, जिससे लोग आप ही की दुकान पर आए, आकर्षित हो आपकी दुकान की तरफ। अलग अलग तरह से उत्पाद या सेवा में विशिष्टता बनाई जा सकती है और ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा, अभी एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, मूल्य संवर्धन या मूल्य वर्धन। इसको इंग्लिश में वैल्यू एडिशन भी कहते हैं। मूल्यवर्धन किस तरह से किया जा सकता है? मान लीजिए आप टमाटर उगाते और बेचते हो, तो आप इसमें मूल्यवर्धन कैसे कर सकते हैं? अगर आप टमाटर बेचेंगे या आप इनका अचार या चटनी या सॉस बना के बेचेंगे, इनमें से किस व्यवसाय से आपकी आमदनी और आपका लाभ बढ़ेगा? तो मूल्यवर्धन किसी उत्पाद या सेवा के मूल लाभों के ऊपर अलग से जोड़ा गया अतिरिक्त मूल्य है। एक और साधारण एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए सिलाई का काम करते हो, तो आप या वीविंग का काम करते हो और आप कपड़ा बेचते हो,
तो उस पे अगर आप थोड़ी सी सिलाई या बुनकरी कर दें और वो ज्यादा सुंदर बने तो उसे भी मूल्यवर्धन कहेंगे। या एक एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए सेवा में मूल्यवर्धन कैसे करेंगे, या क्रय विक्रय के व्यापार में मूल्यवर्धन कैसे करेंगे। ये उदाहरण भी दिए गए हैं। मान लीजिए एक मोबाइल विक्रेता ग्राहकों को मोबाइल की सभी विशेषताओं की व्याख्या करता है ताकि ग्राहक सही मोबाइल चुन सके। तो ये एक तरह से मूल्यवर्धित सेवा हो गया कि वो मोबाइल के सारे फीचर्स ग्राहक को अच्छी तरह से समझा सकता है। उसी तरह से मान लीजिए मोची है जो जूतों की मरम्मत करता है, वो मरम्मत किए गए जूतों पर गारंटी देता है कि इतने समय के लिए ये जूते टूटेंगे नहीं। तो ये भी एक मूल्यवर्धित सेवा है। या जब एक नाई की दुकान ग्राहकों को देखने के लिए दुकान में टीवी लगाता है तो यह भी उस व्यवसाय के लिए एक अतिरिक्त मूल्य बन जाता है। और ये मूल्यवर्धन के बारे में हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि मूल्य परिवर्धन किसी उत्पाद या सेवा को ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये व्यवसायों को अन्य व्यवसायों से अलग करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में सोचना है, उनके अलग अलग फीचर्स के बारे में सोचना है, और सबसे जरूरी व्यवसाय शुरू करते समय इस निर्णय पर बहुत ध्यान से गौर करना है कि हम किन उत्पादों या सेवाओं को बेचें। बेचने के लिए उत्पादों या सेवाओं का चयन करते हुए हमें बहुत ध्यान से कई प्रश्नों के जवाबों के बारे में सोचना होगा। अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, कम्युनिकेशन या संवाद या संदेश। ग्राहकों के प्रति हम क्या क्या संवाद या संदेश बनाते हैं। तो सबसे पहले इस संदर्भ में संवाद क्या है? संवाद या कम्युनिकेशन उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में व्यापार द्वारा ग्राहक तक जानकारी भेजे जाने की प्रक्रिया है। हमने इस तरह से इस प्रक्रिया को चित्रों में भी दिखाया गया है कि उत्पाद या संवाद के बारे में जानकारी व्यापार से ग्राहक को दी जा रही है। ये अलग अलग तरह से हो सकता है और हम इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से व्यापार को संवाद भेजने चाहिए, किस प्रकार का संवाद भेजना चाहिए, क्या कहना चाहिए वगैरह। अभी बस एक ये छोटा अभ्यास है जिससे आप अलग अलग तरह के व्यवसाय के संवाद से जुड़े हुए निर्णयों को समझ सकेंगे। या तो आप इन उदाहरणों पे अभी वीडियो पॉज करके गौर कर सकते हैं, या फिर अगले 10-12 स्लाइड्स पे जो हैं वो सब जानकारी प्राप्त करके इन उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। तो इससे आपको संवाद समझने में, संवाद के तरीके समझने में ज्यादा आसानी होगी। अभी अलग अलग उदाहरण है 3। मान लीजिए आप रामू की टेस्टी चाय की दुकान से हैं। आपने छोटी सी चाय की दुकान खोली हुई है। ये मई का महीना है और आपको लगता है कि ग्राहक कोल्ड ड्रिंक खूब पीना चाहेंगे क्योंकि स्पष्ट है गर्मी तो बहुत होगी। तो आप नींबू पानी, छाछ आदि बेचने का निर्णय लेते हैं। अभी आप एक कागज, स्केच पेन वगैरह लेके या पत्रिकाओं से तस्वीरें काट के भी कागज पे चिपकाकर
एक पोस्टर या लीफलेट बनाइए जो जिसकी मदद से रामू ग्राहकों को बता पाएगा कि उसके चाय की दुकान में अभी नींबू पानी भी है। दूसरा काम क्या करना है, मान लीजिए आप अचार बनाते और बेचते हैं। आप एक ऐसा अचार बना रहे हैं जिसमें दवाई जैसे गुण हैं। आप स्कूल में बिक्री बढ़ाना चाहते हैं और स्कूल के कैंटीन कमेटी के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अब आप स्कूल के कैंटीन कमेटी को समझाने के लिए किस प्रकार का संवाद चुनेंगे और उनको कैसे समझाएंगे कि आपका अचार कितना अच्छा है, उनको कैसे आप राजी करेंगे आपसे खरीदने के लिए। तीसरा कार्य, मान लीजिए आप नमिता हैं और आपने ब्यूटी पार्लर खोला है। आपने नए हेयर स्टाइलों के ऊपर एक कोर्स किया है और नए नए फैशन के हेयर स्टाइल में बाल काटना सीखा है। आप दुल्हनों एवं गृहिणियों के बीच अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। आप किस प्रकार के संदेश का इस्तेमाल करेंगे? इन 3 उदाहरणों के बारे में आप ही को सोचना है कि किस प्रकार का संवाद करेंगे, और हो सके तो कागज, स्केच पेन वगैरह से पोस्टर या लीफलेट बनाइए उस और सोचिए कि आप हर बिजनेस के लिए किस प्रकार का पोस्टर बनाएंगे, उस पे क्या लिखेंगे, क्या चित्र डालेंगे वगैरह। अच्छा, और हम संवाद या संदेश पे इतना वक्त क्यों बिता रहे हैं? क्योंकि आजकल हर उत्पाद या सेवा या क्रय विक्रय के बिजनेस में बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत सारे प्रतिद्वंद्वी हैं। तो और सभी प्रतिद्वंद्वी, सभी प्रतियोगी ग्राहकों को कुछ न कुछ संवाद या संदेश भेज रहे हैं। तो कई संवादों के बीच अलग नजर आने के लिए और ग्राहक का अपनी तरफ ग्राहक का ध्यान खींचने के लिए जरूरी है कि हम भी ध्यानपूर्वक सोचकर उस संदेश को चुनते हैं जिसका संचार हम करना चाहते हैं, और हम सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक के लिए यह संवाद आकर्षित और ध्यान खींचने वाला हो। दूसरा, सही संवाद गतिविधि का चुनाव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर संवाद की गतिविधि में हमारा समय, मेहनत और पैसा लगता है, और तीनों में से किसी को भी व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिए। और संवाद पे कितना पैसा लगना चाहिए ये कैसे सुनिश्चित करते हैं? किसी नए व्यापार के लिए उनका बजट या उनके पास कितने पैसे हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। बड़ी कंपनियों के लिए कई अलग अलग मापदंड हैं, लेकिन नए व्यापार को तो यही सोचना पड़ेगा कि उनके पास संवाद या संदेश पर खर्च करने के लिए नकद पैसे कितने हैं। अच्छा, अभी हमने कहा कि संवाद उस तरह से होना चाहिए कि वो ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींचे और उनको आकर्षक लगे। तो इस तरह का संवाद कैसे बनाएं? और इस तरह का संवाद कैसे बनाएं जो ग्राहकों को हमारे व्यवसाय से खरीदने के लिए प्रेरित करे? तो प्रभावी संवाद बनाने के लिए 3 चरण होते हैं। पहला, उद्देश्य को निर्धारित करना। इसे इस तरह से आसानी से याद रखना चाहिए। सबसे पहला चरण उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा चरण लक्ष्य ग्राहकों को समझना और संदेश को निर्धारित करना। और तीसरा चरण संवाद को तैयार करना और प्रेषित करना। कई बार जब हम संवाद या संदेश के बारे में सोचते हैं तो हम सीधा तीसरे चरण पे आ जाते हैं,
कि हमें ये इस तरह का संवाद बनाना है, ऐसे ऐसे अलग तरीके हैं, ये सब अलग बातें ग्राहकों को बतानी है। लेकिन वास्तव में ये तीसरा कदम है। इसके पहले 2 और कदम है जो अत्यावश्यक हैं, नहीं तो हम संवाद बनाने में पैसे समय दोनों व्यर्थ करेंगे और ग्राहकों पे जो हम चाहते हैं वो असर होगा ही नहीं। तो सबसे पहले आते हैं पहले कदम पे, उद्देश्य निर्धारित करना। तो उद्देश्य निर्धारित करना सबसे पहला कदम क्यों है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? या बिल्कुल ही साफ तरीके से मैं कहूं तो उद्देश्य निर्धारित करने से ये जाहिर हो जाता है कि हम इस संवाद में समय और पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस संवाद के बाद। तो जैसा कि हमने शुरू के 3 उदाहरण देखे थे, उसमें अगर हम सोचें उद्देश्य क्या थे, और अगर आपने ये 3 कार्य वास्तव में वीडियो पॉज करके किए तो आप भी देखेंगे कि तीनों अलग व्यवसायों के लिए आपने बिल्कुल अलग अलग तरह के पोस्टर या लीफलेट बनाए। और ऐसे क्यों? क्योंकि हमने जिस तरह से कार्य बताया था उसमें उद्देश्य अलग था। जैसे रामू की टी स्टॉल में उद्देश्य था मई के महीने में उसके स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक की बिक्री बढ़ाने के लिए। लीना के अचार के व्यवसाय में क्या उद्देश्य था? उसमें उद्देश्य था स्कूल की कैंटीन कमेटी को इस बारे में जागरूक करने के लिए कि अचार ज्यादा सेहतमंद होता है। तो अब ये साफ स्पष्ट हो जाएगा कि अलग अलग उद्देश्यों से जब आप प्रेरित होते हो या आपके व्यवसाय का अगर जिन व्यवसायों के अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग संवाद की गतिविधियां की जाती हैं। इसलिए संवाद की योजना बनाने का पहला चरण है लक्ष्य को या उद्देश्य को अच्छे से समझना। और याद रखने वाली बात, मुख्य बिंदु ये है कि यदि संवाद का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचने पर समय लगाना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो ये सबसे पहला चरण कि संवाद हम क्यों कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, ये बहुत जरूरी है और इस बात पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर लक्ष्य के बारे में आपको शंका है तो बेहतर है कि आप पहले बैठ के सोचें कि ये संवाद मैं क्यों करना चाहता हूं, इससे मेरे व्यवसाय को क्या फायदा होगा। उसके बाद संवाद की प्रतिक्रिया के बारे में सोचिए। तो पहला कदम हमेशा है उद्देश्य निर्धारित करना और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अभी आते हैं दूसरे कदम पे, लक्ष्य ग्राहकों को समझना और संदेश निर्धारित करना। तो इसका क्या मतलब है और इस कदम पर या इस चरण पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले लक्ष्य ग्राहकों को समझना, पर ये लक्ष्य ग्राहक हैं कौन? तो संवाद के लिए लक्ष्य ग्राहकों में उस उत्पाद या सेवा के कुछ या सभी प्रकार के लक्ष्य ग्राहक शामिल होते हैं जो आपकी उत्पाद या सेवा को खरीदेंगे। अब लक्ष्य ग्राहक को समझना, लक्ष्य ग्राहकों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम उन्हें उनकी पसंदों, उनकी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो हम शायद संवाद इस प्रकार का भेज देंगे जिससे कुछ बिगड़ भी सकता है। किस प्रकार से?
अगर हम संवाद करने के लिए किसी गलत तरीके का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि मौजूदा और संभावित ग्राहक हमारे संवाद पर ध्यान ही न दे। जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट में हमेशा कई उत्पाद और कई सेवा के व्यवसाय के मालिक संदेश भेज रहे हैं ग्राहक की तरफ। अगर आपने संवाद ग्राहकों को बिना समझे बनाया है तो ऐसा हो सकता है कई बार कि ग्राहक उस पर बिल्कुल ध्यान ही न दे, या वो उस ग्राहक की नजर को आकर्षित न करे। ये भी हो सकता है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कि अगर हमने ग्राहकों की जरूरतों को ठीक से समझा नहीं है तो शायद हम किसी गलत फायदे के बारे में ग्राहकों को बताते हैं। तो हो सकता है कि ये हमारे उत्पाद या सेवा को समझे ना, और वो उनको पसंद ना आए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत शैली या डिजाइन का प्रयोग करें तो वो उनको पसंद न करें। ये भी कई बार होता है। तो ग्राहक को हमें हर तरह से अच्छी तरह से समझना है, उनके पसंदों को, उनकी जरूरतों को। तो ग्राहकों के बारे में हमें इन 3 प्रश्नों के जवाबों को अच्छी तरह से जानना है। पहला प्रश्न, उनकी आवश्यक जरूरतें क्या है? उत्पाद या सेवा से संबंधित आवश्यक जरूरतें। क्या प्रतिद्वंद्वी उन जरूरतों को पूरा करते हैं? हम प्रतिद्वंद्वी से किस प्रकार से बेहतर हैं? जो प्रतिक्रिया हम चाहते हैं उसे कौन सा संदेश सबसे ज्यादा जल्दी ला सकता है? तो अगर आप लीना के अचार के बिजनेस के बारे में सोचें, जो स्कूल के कैंटीन कमेटी को कन्विंस करना चाहती हैं कि वो उन्हीं से अचार लें, तो उनको समझना पड़ेगा कि स्कूल के कैंटीन कमेटी में जो लोग हैं उनकी आवश्यक जरूरतें क्या हैं, वो कैंटीन में किस किस प्रकार का सामान रखना चाहते हैं, क्या उनके लिए छात्रों के सेहत का बेहतर होना मायने रखता भी है या नहीं। अगर उन्हें छात्रों के सेहत से फर्क ही नहीं पड़ता तो लीना का उन्हें ये बताना कि उनके अचार में औषधि वाले गुण हैं, ये तो बेकार ही होगा। तो पहले उन्हें समझना पड़ेगा कि उस कैंटीन कमेटी के जो लोग हैं उनकी आवश्यक जरूरतें क्या है और क्या उनका उत्पाद उन जरूरतों में से किस किस को पूरा करता है। फिर उन्हें समझना पड़ेगा कि प्रतिद्वंद्वी भी उन जरूरतों को पूरा करते हैं क्या, और लीना का अचार प्रतिद्वंद्वियों के अचार से किस तरह से बेहतर है। तो अगर उनको इन 2 प्रश्नों के जवाब मिल गए, फिर उनको सोचना पड़ेगा कि जो प्रतिक्रिया हम चाहते हैं उसे कौन सा संदेश सबसे ज्यादा जल्दी ला सकता है। क्या कहकर हम उनको जल्द ही समझा सकते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं अपने अचार की तरफ। ज्यादातर लोग पहले प्रश्न के बारे में तो फिर भी थोड़ा सोच लेते हैं, पर दूसरे और तीसरे प्रश्न के बारे में भूल जाते हैं। तो हम जो प्रतिक्रिया चाहते हैं वो कैसे प्राप्त करें उसके बारे में सोचना भी बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हमने पहला चरण कर लिया, जो उद्देश्य निर्धारित करना। हमने दूसरा चरण भी कर दिया, लक्षित ग्राहकों को समझना और संदेश निर्धारित करना। अभी तीसरे चरण पे आते हैं, संवाद तैयार करना और प्रेषित करना। अभी संवाद तैयार करने और प्रेषित करने पे हम वक्त क्यों बिता रहे हैं?
क्योंकि संवाद करने के कई अलग अलग तरीके हैं। प्रदर्शन या डेमो हो सकता है, लीफलेट या सूचना पत्र, पोस्टर। संतुष्ट ग्राहकों से बोल सकते हैं कि वो दूसरों को भी हमारे उत्पाद या सेवा के बारे में बताएं। हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति से पूछ सकते हैं या मांग कर सकते हैं कि उन्हें अगर हमारा उत्पाद या सेवा पसंद आए तो वो इसकी सिफारिश करें। समाचार पत्र में लेख हो सकता है। बहुत तरीके हैं। कुछ महीने पहले हमने कुछ लोगों को सुना था जो गांव में भी व्हाट्सएप के द्वारा संदेश भेज रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे तरीके हैं ग्राहकों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, पर इनमें से हर तरीका या तो आपकी मेहनत या मेहनत और धन दोनों खर्च करते हैं। इसलिए सही संवाद गतिविधि को चुनना बेहद महत्वपूर्ण है। अभी अगर आप कोई भी पोस्टर या चेकलिस्ट बना रहे हो तो इसमें किस प्रकार से संदेश को प्रकट करना चाहिए। तो पोस्टर या लीफलेट में क्या क्या होना चाहिए, इसकी जांच सूची। इसकी 4 बातें होनी चाहिए किसी भी पोस्टर या लीफलेट पर। पहला, सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब जो उत्पाद या सेवा के बारे में आप कहना चाहते हो वो आपको कहना चाहिए। उत्पाद या सेवा का नाम, उसके फायदे क्या है, किस तरह से वो ग्राहकों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करता है। दूसरा, लक्ष्य ग्राहकों से आप क्या करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी दुकान से कुछ खरीदें, क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि वो आपको वापस मैसेज करें, कुछ डिटेल दें ताकि आप उनके घर पहुंचा सके सामान को। आप क्या चाहते हैं ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर कानून द्वारा कोई जरूरी वस्तु या टॉपिक है जैसे एक्सपायरी डेट, वेट वगैरह, तो ये लिखना चाहिए। और इसमें ये भी बताना चाहिए कि आप कौन हैं और आपसे संपर्क करने की गतिविधि क्या है। एक पॉइंट और जो ध्यान में रखने लायक है कि चित्रों और शब्दों का चुनाव करते समय ग्राहकों के शिक्षा के स्तर को भी ध्यान में रखें। तो अगर ग्राहक अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं तो शब्दों का प्रयोग कम करें, चित्रों का ज्यादा, और जो भी शब्द हो वो बहुत बड़े बड़े लिखें। तो इस प्रकार से आप संवाद या संदेश को ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। नमस्ते।